मैंने उस व्यक्ति पर गोली चलाई जिसकी नीति से हिंदुओं पर घोर संकट आए और हिंदू नष्ट हुए। इसलिए मैंने भारत माता का एक पुत्र होने के नाते अपना कर्तव्य समझा कि ऐसे व्यक्ति का अंत कर दिया जाए। दिल्ली में 30 जनवरी 1948 की वो शाम, सर्दी और कोहरे की चादर में लिपटी एक शाम, बिरला हाउस में हर रोज से की तरह सर्वधर्म प्रार्थना सभा का इंतजार हो रहा था। बाहर ठीक 5:17 पर एक 78 वर्षीय कमजोर नेता दो युवा भतीजियों मनु और आभा के कंधों का सहारा लेकर आगे बढ़ रहे थे। ये वो व्यक्ति थे जिन्हें एल्बर्ट आइंस्टाइन ने कहा था, आने वाली पीढ़ियों को विश्वास करना मुश्किल होगा कि हार्ड मांस का बना ऐसा कोई व्यक्ति इस धरती पर कभी आया था। एक ऐसा नेता जिसने अपनी एक लाठी और अहिंसा की ताकत से दुनिया के सबसे बड़े साम्राज्य ब्रिटिश हुकूमत को घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया। उस शाम उसी महान अहिंसा के पुजारी के सामने एक शख्स खड़ा था, खाकी रंग के कपड़े में, जिसकी आंखों में आदर भी था और एक ऐसा गुस्सा भी जिसका ज्वालामुखी अब फटने वाला था। नाथूराम गोडसे आगे बढ़कर दोनों हाथ जोड़कर बोले, नमस्ते बापू। जैसे ही नाथूराम गोडसे गांधी जी के सामने आए तो मनु ने कहा, भैया साइड हट जाओ, बापू को जाने दो, पहले ही बहुत देर हो चुकी है। लेकिन उस शख्स ने पीछे हटने की बजाय मनु को धक्का दिया और हाथ में छिपा रखी बरेटा पिस्तौल उन्होंने बापू की छाती के सामने तान दी और इससे पहले कि गांधी जी कुछ समझ पाते 3 गोलियां दाग दी गईं। एक गोली उनकी छाती में, 2 उनके पेट में। जमीन पर गिरते ही अहिंसा के उस पुजारी के मुख से आखिरी शब्द निकले, हे राम। लेकिन वो शख्स नाथूराम गोडसे भागा नहीं, उसने अपने हाथ उठाकर आत्मसमर्पण कर दिया। जिसने देश के राष्ट्रपिता की हत्या की वो भागा क्यों नहीं? और ये तो सिर्फ शुरुआत थी। असली सवाल ये है, क्यों? उसके दिमाग में, उसकी सोच में ऐसी कौन सी आग थी जिसने आदर और हत्या के बीच सिर्फ कुछ सेकंड का फासला रखा? अदालत में नाथूराम गोडसे ने अपनी सफाई देने से मना कर दिया, बल्कि खुले तौर पर अपना गुनाह स्वीकार करते हुए उन्होंने केवल और केवल राजनीतिक वजह से किए गए अपने इस कृत्य को देश के प्रति अपना कर्तव्य बताया। गोडसे ने तेज आवाज में कहा, मैं ये साहस पूर्वक कहता हूं कि मैंने गोली उस व्यक्ति पर चलाई जिसकी नीतियों और कार्यों से करोड़ों हिंदुओं को केवल बर्बादी और विनाश ही मिला है। और यहीं से शुरू होती है वो रहस्यमयी कहानी जिसमें एक राष्ट्रपिता को गोडसे के अनुसार एक पाकिस्तान का पिता बना दिया गया। गोडसे का सबसे बड़ा गुस्सा, सबसे बड़ा आरोप भारत माता के 2 टुकड़े होने पर था। उनका कहना था कि महात्मा गांधी ने बड़े से बड़े नेता होने के बावजूद भी जनता को छलकर पूज्य मातृभूमि के विभाजन का अधिकार कहां से पा लिया। मैं उनकी देश सेवा का आदर करता हूं। उन पर गोली चलाने से पहले मैं उनके सम्मान में इसीलिए नतमस्तक हुआ था। लेकिन देश को तोड़ने का अपराध, इसके लिए किसी भी महात्मा को माफ नहीं किया जा सकता। गोडसे कहते हैं कि गांधी जी की नीतियां मुसलमानों के पक्ष में थी। ये मुस्लिम तुष्टीकरण की नीति ही थी जिसने देश को बांट दिया। और विभाजन के बाद जो भयानक घटनाएं और नरसंहार हुआ, जिसमें हजारों हिंदू और सिख मारे गए, गोडसे ने इस सब के लिए केवल गांधी जी को उत्तरदायी ठहराया। और फिर आया वो पल जिसे गोडसे ने आखिरी चिंगारी पुटसाया। 13 जनवरी 1948, 78 वर्ष के गांधी जी ने उपवास शुरू किया। इस अनशन की मांग क्या थी? उनकी एक मांग थी, पाकिस्तान को तुरंत 55 करोड़ रुपए दिए जाएं। एक ऐसा देश जो नए नए दुश्मन बना था, उसे हमारे पैसे देना, इससे बढ़कर और क्या सबूत चाहिए कि वो पाकिस्तान का पिता बन चुके थे। लेकिन यहां एक दिलचस्प मोड़ आता है। कुछ इतिहासकारों और तत्कालीन कैबिनेट के अनुसार गांधी जी का अनशन असल में दिल्ली में हो रहे हिंदू मुस्लिम दंगों को रोकने के लिए था और 55 करोड़ देने का फैसला तो कैबिनेट की बैठक में उनके अनशन के बीच लिया गया था। गांधी जी ने अनशन तब खत्म किया जब सभी धर्मों के प्रतिनिधियों ने शांति समझौते पर हस्ताक्षर किए। तो क्या गोडसे ने इस तथ्य को गलत समझा या 55 करोड़ का मुद्दा उनके लिए अपने राजनीतिक कृत्य को न्याय संगत ठहराने का आखिरी मौका था? गोडसे ने कहा, मैंने उनकी हत्या इसलिए की क्योंकि ऐसा न्यायालय या कानून नहीं था जिसके आधार पर ऐसे अपराधी को दंड दिया जा सकता। उनको दंड देने का केवल यही एक तरीका रह गया था,
मैंने जो किया मुझे उस पर गर्व है। 8 नवंबर 1949 को नाथूराम गोडसे और नारायण आप्टे को फांसी की सजा सुनाई गई। 15 नवंबर 1949 को जब वो फांसी के फंदे की तरफ बढ़ रहे थे तो उनके एक हाथ में गीता और अखंड भारत का नक्शा था। गोडसे का आखिरी बयान, जिसमें उन्होंने अपने काम को अपराध नहीं भलाई का काम बताया, आज भी देश की सामाजिक और राजनीतिक दिशा में एक गहरा सवाल छोड़ जाता है। क्या ये हत्या व्यक्तिगत क्रोध थी या संघ विचारधारा से निकला एक राजनीतिक कदम, जिसका मकसद सिर्फ देश का विभाजन न रोकने वाले को सजा देना था? और उनकी अंतिम इच्छा, जब तक सिंधु नदी भारत के नीचे से ना बहे तब तक मेरी अस्थियों का विसर्जन मत करना। क्या आप जानते हैं कि महात्मा गांधी की हत्या और नाथूराम गोडसे को फांसी दिए जाने के बाद हमारे देश में क्या बड़ा बदलाव आया? हत्या की खबर ने देश को सिर्फ दुखी नहीं बल्कि हिलाकर रख दिया था। सरकार जानती थी कि उसे बहुत तेजी से काम करना होगा ताकि देश फिर से हिंसा और दंगों में न उलझ जाए। हत्या के बाद सरकार ने तुरंत कड़े फैसले लिए। नाथूराम गोडसे को तो फांसी हुई, लेकिन उनके भाई गोपाल गोडसे और साजिश में शामिल अन्य लोगों को उम्र कैद की सजा मिली। यह संदेश साफ था, साजिश रचने वाले किसी भी व्यक्ति को बख्शा नहीं जाएगा। हत्या के तुरंत बाद नाथूराम से जुड़े राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (आरएसएस) और हिंदू महासभा जैसे संगठनों पर रोक लगा दी गई। सरकार का मानना था कि इन संगठनों ने ही देश में नफरत का माहौल बनाया था। गांधी की मृत्यु के बाद देश ने तय कर लिया कि वो किस रास्ते पर चलेगा। धर्मनिरपेक्षता हुई पक्की। गोडसे और उसके साथियों की विचारधारा हिंदू राष्ट्र चाहती थी, लेकिन उनकी हिंसा को देखकर देश ने तय किया कि भारत सभी धर्मों का देश रहेगा। प्रधानमंत्री नेहरू ने धर्मनिरपेक्षता को और मजबूत किया। सरकार ने गोडसे के कोर्ट में दिए गए बयान को छापने से रोक दिया। सरकार नहीं चाहती थी कि हत्यारे के तर्कों से किसी को भी सहानुभूति मिले। और सबसे दुर्भाग्य की बात, जिस 55 करोड़ रुपए को पाकिस्तान को देने की वजह से नाथूराम गोडसे ने इस जघन्य अपराध को अंजाम दिया था, वो पैसा फांसी के बाद भी पाकिस्तान को दिया गया। गोडसे ने इसी फैसले को आखिरी चिंगारी बताया था कि एक नया दुश्मन देश जो हजारों हिंदुओं और सिखों के खून से सना था, उसे आजाद भारत के खजाने से पैसा क्यों दिया जाए। लेकिन यहां पर गांधी की नैतिकता जीती और गोडसे का गुस्सा हार गया।